हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंसेस गिवन है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम। अगर आप इसको सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कोई भी सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस नहीं हैं। अगर आप देखें तो इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस भी नहीं बन रहा है, क्योंकि P/Q = R/S होना चाहिए। अगर ये 1 ओम होता तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता और उस केस में हम इस 1 ओम को रिमूव कर सकते थे। लेकिन ना तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम बन रही है, ना सीरीज़ पैरेलल से सॉल्व हो सकती है। अब इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हम नोडल मेथड यूज़ करें तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता है, और आप इसको नोडल मेथड से अलावा किसी और तरीके से सॉल्व करने की जब कोशिश करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि नोडल मेथड कितना सिंपल प्रॉब्लम को कर रहा है। इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीख जाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना सीख जाएंगे। हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है उसके बीच में पहले हम क्या करते हैं, V वोल्ट की एक बैटरी एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर V वोल्ट की एक बैटरी लगी है। अब हम ये मान लेते हैं सपोज़ कि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा होगा, तो डेफिनेटली हम इसको 0 पर Y को और X को V पर मान सकते हैं, क्योंकि हमने V वोल्ट की एक बैटरी लगाई है। तो लोएस्ट पोटेंशियल 0 हो गया और हाईएस्ट पोटेंशियल V हो गया। बाकी सारे पोटेंशियल इनके बीच में ही होंगे। अगर हम ये कहें कि एक जंक्शन ये और बचता है, इसको अगर हम x पर मान लें और ये जंक्शन दूसरा y पर मान लें, तो अगर हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ, तो x और y की वैल्यू v की टर्म्स में अगर कैलकुलेट कर पाएँ तो हमें हर ब्रांच में भी करंट पता लग जाएगा। तो ऐसे केस में हम करंट की डायरेक्शन अपनी तरफ से कोई भी पहले एज्यूम कर ले रहे हैं कि करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लीजिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट की डायरेक्शन हमने बना दी हैं। हो सकता है करंट की डायरेक्शन सही हो सकता है गलत हो, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहले हमारा काम ये है कि x और y इनको हम v की टर्म्स में कैलकुलेट करें। x और y को v की टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए किसी भी जंक्शन पर मैं नोडल लगाता हूँ। मान लीजिए x जंक्शन पर मैं नोडल अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा कि x पर आने वाला करंट और x पर जाने वाला करंट दोनों बराबर होने चाहिए, अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। यही किरचॉफ्स करंट लॉ है। तो x पर अगर हम नोडल लगाते हैं तो इस 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप x, इसको हमने v पर माना है, तो v माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। और यहाँ से जाने वाला करंट जो है वो ये वाला करंट हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1, और ये वाला करंट हो जाएगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। तो ये सब चीज़ें मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर रहा हूँ। तो v माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 ये आने वाला करंट हो गया, इज इक्वल टू जाने वाला करंट यहाँ से हो गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है v इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम y जंक्शन पर नोडल लगाएं, क्योंकि दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, तो दो इक्वेशंस के लिए हमें दो ऐसे जंक्शन लेने पड़ेंगे जहाँ पर कि आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाला करंट लिखा जा सके। तो y पर अगर मैं नोडल लगाता हूँ तो इस पर जो आने वाला करंट है वो ये वाला करंट आ रहा है और ये वाला करंट आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल टू इस वाले करंट के बराबर कर देते हैं जो कि जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या इक्वेशन बनती, v माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 ये आने वाला करंट होता है आपका, प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 ये करंट भी आ रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ से जाने वाला करंट हो जाता है y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 2v माइनस 4y प्लस 2x इज इक्वल टू y। और फर्दर सॉल्व करने पर वी गेट 2x को उधर ले जाते हैं तो 2v इज इक्वल टू 5y माइनस 2x। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाती है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 5v इज इक्वल टू 15x माइनस 5y। ये इक्वेशन 1 इंटू 5 कर देते हैं, और इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाता है 2v इज इक्वल टू 5y माइनस 2x। ये इक्वेशन 2 हो जाता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि 5y कैंसिल हो जाएगा। ऐसे केस में 5y कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाता है 7v इज इक्वल टू 13x। तो x इक्वल टू 7v बाई 13 आपके पास
एक्स की वैल्यू आ जाती है वी की टर्म्स में। अब एक्स की वैल्यू वी की टर्म्स में आ जाती है, इसको अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास पुटिंग इन इक्वेशन 2v इज इक्वल टू 5y माइनस 2 इंटू 7v/13। तो हमारे पास यहाँ पर y भी इन टर्म्स ऑफ v आ जाएगा। 5v इक्वल टू y कितना आ गया आपके पास 2v माइनस 14v/13। 5y इक्वल टू 2v प्लस 14v/13 हो जाएगा। और ये आपके पास आ जाता है कितना 26 प्लस 14 v डिवाइडेड बाय 13। सो y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से, तो y आ जाता है हमारे पास 40v/13 इंटू 5 दैट इज 8v/13। तो 8v/13 आ जाती है y की वैल्यू और 7v/13 आ जाती है x की वैल्यू। अब एक बार आपको x और y अगर पता लग जाते हैं यहाँ पर, तो एक बार x और y पता लग गए इसका मतलब हर ब्रांच में आप करंट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसे निकाला जाए ये ज़रा ध्यान दीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं इस करंट को I1 एज्यूम कर लूँ, इस करंट को अगर मैं I2 लिख लूँ, तो यहाँ से जो टोटल करंट I जा रहा होगा, दिस करंट I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I करंट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो I करंट दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट एंटर कर रहा है उस करंट को हम टोटल I एज्यूम कर लें। और I एज्यूम करके मैं एक इक्वेशन ऐसी लाना चाहूँगा कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट। V इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट होता है, तो V के साथ जो कुछ भी आ रहा होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा R इक्वलेंट हो जाएगा। तो क्या करना है हमें ऐसे केस में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट एंटर कर रहा है उस करंट को I मान लें, और वो जहाँ जहाँ पर डिवाइड हो रहा है उन सारे के सारे करंट्स को हम I1 प्लस I2 ऐड करके V की टर्म्स में कैलकुलेट कर लें। तो ज़रा देखिए कितना आएगा आपके पास, I1 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू V माइनस एक्स बाई वन, तो V माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, और I2 कितना आ जाएगा V माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा इसी तरीके से। और x और y की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। x की वैल्यू आपने 7v/13 ली है, तो 7v/13 और प्लस v माइनस 8v/13। आप अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाता है 13v माइनस 7v दैट इज इक्वल टू 6v/13 प्लस 5v/13 दैट इज इक्वल टू 11v/13। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो कितने आ गई v इक्वल टू 13/11 इंटू आई। अगर हम इसको कंपेयर करें और सारे के सारे एक ही रेजिस्टेंस ले लेते, अगर मैं यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ और इससे करंट अगर I जा रहा है, तो अगर इन सब की जगह पर एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया जाता R इक्वलेंट, तो आप क्या बोलते कि V शुड बी इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट। अभी भी बैटरी से उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना कि उन सारे रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता। इसका मतलब उन सारे के सारे रेजिस्टेंस को अगर मैं एक R इक्वलेंट से रिप्लेस कर दूं तो भी बैटरी के लिए लोडिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसको अगर मैं कंपेयर करता हूं किससे, V इज इक्वल टू R इक्वलेंट इंटू आई से, तो R इक्वलेंट आपके पास कितना आ जाता है 13/11 ओम आ जाता है। ये आपके पास आंसर आ जाता है 13/11 ओम इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा। आप इसको जनरल मेथड से सॉल्व करके देखिए किरचॉफ्स लॉ से, तब आपको पता लगेगा कि वहाँ पर कितने सारे अननोन आते हैं और आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि इस तरीके से सॉल्व करने से प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता है। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले सीरीज़ पैरेलल सॉल्व किया करें, और अगर सीरीज़ पैरेलल नहीं होता है तो सीरीज़ पैरेलल नहीं होने के बाद अगर आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिलता है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं मिलती हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, नोडल लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इससे प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नोडल मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थोड़ा सिंपल रहता है। इस मेथड को सीखें और इसको